अपन लोग श्वसन वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स भी हैं, कुछ मीडियम क्वेश्चन भी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, एक तो ब्रीथिंग सिस्टम है जिसमें वो 9 वर्टिब्रा बनते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स बनती हैं, और दूसरा है एक्सचेंज द गैसेस, लंग्स के अंदर गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, O2 और CO2 लंग्स में कैसे बदलती हैं, इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, CO2 एंड एक्सेट्रा। ये 3 क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण रहते हैं, बाकी सब शॉर्ट नोट्स हैं। और कुछ क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है, जैसे अभी हम बात करते हैं उन्हीं की। जैसे एक दिया है, मनुष्य की सजीव क्षमता 4600 मिलीलीटर होती है। मनुष्य की सजीव क्षमता 4600 मिलीलीटर। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वास लेता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है, श्वास लेता है, मतलब ये हुआ उसका। इसके बाद रुधिर में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी O2 का परिवहन होता है? 1.34 मिलीलीटर। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा O2 का परिवहन कितना होता है? 1.34 मिलीलीटर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन है हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन प्रभाव क्या है? हेल्डेन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक नियम दिया था, हेल्डेन इफेक्ट। क्या है? जैसे से रुधिर का पीएच का मान कम होता जाता है, रुधिर से वायु एल्वोलाइज में अधिक CO2 मुक्त होती है और अधिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने लगता है। ऊतकों में यह क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। इस क्रिया को हेल्डेन प्रभाव कहते हैं। फिर से सुन लीजिए हेल्डेन की परिभाषा। हेल्डेन प्रभाव क्या है कि जैसे जैसे रुधिर का पीएच कम होता जाता है, रुधिर में वायु कूपिकाओं में यानी एल्वोलाई में अधिक CO2 मुक्त होने लगती है और अधिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने लगता है। इस विपरीत यह क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। इस क्रिया का नाम दिया हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन तथा क्लोरोफिल के रासायनिक तत्व में क्या भिन्नता है? हीमोग्लोबिन में Fe आयरन, Fe+2 आयन, इसको आयरन, तथा पर्णहरिम में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। जरा ध्यान रखना, क्लोरोफिल में Mg+2 आयन और हीमोग्लोबिन में Fe+2 आयन एलिमेंट पाए जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? Fe+2 आयन, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? आयरन। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम Mg+2 आयन तत्व पाया जाता है। अब इसके बाद अगर हम श्वसन अंगों की बात करें, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं किसमें किसके द्वारा श्वसन होता है। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में सबको पता है लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। इसी प्रकार से चपटे कृमि, फ्लैटफॉर्म एनिमल्स, प्लेटिहेल्मिन्थस नेमेटोडा, इनमें बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। चपटे कृमियों में बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया संपन्न होती है। पक्षियों में लंग्स से, लंग्स बक्कोफेरिंजियल स्किन लंग्स से होता है पक्षियों में। और मेढक जो फ्रॉग होता है, इसमें 3 विधियों से होता है। जब वो पृथ्वी पर उचकते हैं तो लंग्स के द्वारा, और जब जमीन के अंदर ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं तो स्किन के द्वारा, और जब पानी में तैरते हैं तो गिल्स के द्वारा। यानी जो मेढक होते हैं वो 3 विधियों से श्वसन करते हैं। इसके बाद कॉकरोच, कॉकरोच को अपन लोग कोर्स में नहीं है हालांकि, लेकिन जो तिलचिट्टा होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य कॉकरोच, इसमें ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। लंग्स के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन का नाम, इसका महत्व बताइए। लंग्स के चारों ओर, लंग्स किसमें बंद रहता है? प्लूरल कैविटी में। ध्यान रखना, प्लूरल कैविटी में बंद रहता है। और प्लूरल कैविटी किसमें बंद रहती है? थोरेसिक कैविटी में। और थोरेसिक वाला भाग क्या है? वक्ष वाला भाग, गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर, ये पूरा क्षेत्र थोरेसिक पार्ट कहलाता है। सिर, वक्ष, उदर,
तो वक्ष को क्या बोलते हैं? थॉरैक्स पार्ट। तो लंग्स के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरा, उसी का नाम है प्लूरल कैविटी से क्या जोड़ा है? प्लूरा। डबल लेयर का नाम है प्लूरा। इसके मध्य प्लूरल फ्लड भरा रहता है जो घर्षण कम करता है तथा सुरक्षा रखता है। सुरक्षित किसको रखता है? जैसे मान लीजिए ये लंग्स है, ये लंग्स है तो ये प्लूरल कैविटी है, इस लेयर का नाम क्या है? प्लूरा। ये जो लंग्स है वह क्या भरा हुआ है? प्लूरल फ्लड, तरल पदार्थ है जो इनको घर्षण वगैरह से सुरक्षित करता है, नम बनाए रखता है। ये सब प्रोसेस किसकी होती है? प्लूरल कैविटी की। और प्लूरा भरा हुआ, प्लूरल फ्लड भरा हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से और भी है कुछ क्वेश्चन, जरा सुन लीजिए। जैव क्षमता क्या है? इनस्पायरिटी रिसीव एयर वॉल्यूम IAR और प्रवाह वायु टोटल एयर वॉल्यूम TB, इनको मिलाकर के जैव क्षमता कहलाती है। जैव क्षमता का मतलब होता है ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 की मात्रा कितनी बाहर जा रही है, इसका अर्थ ये होता है। अगला इसमें अगला दिया, श्वसन और दहन में क्या अंतर है? श्वसन और दहन में दो तीन तीन अंतर सुन लीजिए। श्वसन एक जैव नियंत्रण करने वाली क्रिया है। श्वसन एक जैव नियंत्रण करने वाली क्रिया है जिसमें एंजाइम्स कार्य करते हैं। और ये क्या है? एक रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। दहन जो होती है रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया या हाई टेम्परेचर पर कार्य करती है। फिर से सुन लीजिए। पहला, श्वसन एक जैविक नियंत्रण में होने वाली ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें एंजाइम सम्मिलित होते हैं। और दहन क्या है? रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है जो हाई टेम्परेचर पर होती है। दूसरा अंतर है, श्वसन में ऊर्जा विभिन्न चरणों में मुक्त होती है और इसमें क्या होती है? एक साथ मुक्त होती है। मुक्त ऊर्जा का लगभग 42% ATP में गतिज ऊर्जा के में स्टोर होता है, जबकि इसमें ताप और ऊर्जा के रूप में स्टोर मुक्त रहती है। टेम्परेचर और ऊष्मा, जो गर्मी, जैसे दहन का मतलब होता है आग जलना, तो ये दो रूपों में, एक तो सबसे पहले क्या है? प्रकाश और ताप, दो रूप में मुक्त होती रहती है। तो ये हुआ श्वसन और दहन में अंतर। अब और इसके अलावा श्वसन से संबंधित कुछ रोगों के नाम बात करेंगे। श्वसन से संबंधित कुछ रोग कौन कौन से होते हैं इसको बताते हैं। जैसे अस्थमा, एम्फीसीमा, लंग्स फाइब्रस, एस्पोक्समिया, ये 4-5 ऐसे रोग हैं जो श्वसन से संबंधित है। अब क्वेश्चन उठता, अस्थमा क्या है? ASTHAMA, अस्थमा जो श्वसन से संबंधित रोग है, विकार है। विकार का मतलब है रोगों से। अस्थमा एक एलर्जी प्रतिक्रिया है। ब्रोंकियोल्स में श्लेष्म का अतिसिक्रीशन होने लगता है। ब्रोंकियोल्स कहाँ पाए जाते हैं? लंग्स के अंदर। तो ब्रोंकियोल्स में श्लेष्म का सिक्रीशन होने लगता है जिससे उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसके फलस्वरूप एक्सप्रेशन में अवरोध उत्पन्न हो, यानी बाहर निकलने। इंस्पिरेशन क्या होता है? अंदर। एक्सप्रेशन माने क्या होता है? बाहर। जो हवा बाहर निकलने लगती है उसको क्या नाम दिया? रोग। फेफड़े जिस कारण से फूलने लगते हैं, इस क्रिया को अस्थमा कहते हैं। याद रखना, अस्थमा में क्या है? एलर्जी प्रतिक्रिया है। ब्रोंकियोल्स में श्लेष्म या म्यूकस का सिक्रीशन अधिक होने लगता है जिस कारण से वो अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अवरोध का मतलब तो रोक लगने लगती है, जिससे बाहर जो CO2 बाहर निकलती है उसको दिक्कत आने लगती है। और इस कारण से जब नहीं निकल पाती तो लंग्स फूलने लगते क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी आ ही रही है। इसका नाम है अस्थमा। एम्फीसीमा दूसरा रोग है। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा में क्या है? यह प्राय वृद्धों में धूम्रपान या वायु प्रदूषण आदि के कारण हो जाता है। कौन सा रोग? एम्फीसीमा। इसमें एल्वोलाई की भित्ति सिकुड़ जाती है जिससे गैसों का एक्सचेंज कम हो पाता है। दूसरा रोग है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में जो लोग वायु प्रदूषण, गंदी हवा पहुंचती है शरीर के अंदर, धूम्रपान करते हैं, उनके कारण एल्वोलाई की भित्ति सिकुड़ जाती है। एल्वोलाई कहाँ पर है? अंदर, लंग्स के अंदर के जो चेम्बर होते हैं। इस कारण से गैसियस एक्सचेंज कम हो पाता है। इसके बाद है एस्पाइप्सिया, स्वच्छाव अवरोध, ASPHYXIA।
यह टिश्यू को ऑक्सीजन न मिलने के कारण कई प्रकार के रोग उत्पन्न होता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो निश्चित है कि प्रत्येक सेल्स में ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड के साथ नहीं पहुंच पाएगी, तो ढेर सारी प्रॉब्लम उत्पन्न हो लगती है। इसका नाम दिया उन्होंने, रोग का नाम श्वास अवरोध है। तो ऐसे 4-5 रोग ये हो गए आपके, किसके? श्वासोच्छ्वास क्रिया के। तो इस चैप्टर में इतना ही है श्वसन से संबंधित। श्वसन में जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनके बारे में बात की हमने। श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिली O2 जुड़ी होती है। 100 मिलीलीटर शुद्ध रुधिर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लगभग 20 मिलीलीटर O2 बंधी होती है। हीमोग्लोबिन का निर्माण हीम पिगमेंट ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। वर्टिब्रेट एनिमल्स में हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। कुछ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में, जैसे वो अर्थवॉर्म नहीं बताया था केंचुआ में, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है, लेकिन सामान्य रूप से वर्टिब्रेट में आरबीसी में घुला रहता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, अस्थायी यौगिक बना लेता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका में पहुंचकर ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाता है। यह क्रिया हीमोग्लोबिन की होती है, यानी कुल मिला के जब कोशिका के अंदर हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है तो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। 2 भागों में डिवाइड होने के बाद पुनः वापस आके अगली प्रोसेस में शुरू हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीम धन ग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन है, पिगमेंट है, वर्णक है, जिसको हीमोग्लोबिन का नाम से करते हैं।